दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 14 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे न्यूज़ में क्या कुछ सवाल आपके परीक्षा उपयोगी साबित हो सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपके लिए सवाल भी रखा गया है। चलते हैं आज के वीडियो के पहले सवाल पर। पहला सवाल है, हाल ही में सिक्किम में भानु जयंती कब मनाई गई? क्या ये 12 जुलाई है, 13 जुलाई, 11 जुलाई या 10 जुलाई? सही उत्तर है दोस्तों 13 जुलाई को जो है भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। अब ये भानु जयंती क्यों मनाई गई, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो ये भानु भक्त आचार्य की 206वीं जयंती थी। वे प्राचीन भारत के महान महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली में अनुवाद करने वाले पहले लेखक थे। तो याद रखिए, स्टैटिक सवाल भी बन सकता है यहाँ से कि संस्कृत से नेपाली में जो है रामायण का अनुवाद किसने किया। तो उनका नाम है भानु भक्त आचार्य और उन्हीं की 206वीं जयंती को मनाया गया भानु जयंती के नाम से। आइए अब कुछ थोड़ी सी बात जानते हैं भानुभक्त आचार्य के बारे में। तो भानुभक्त आचार्य का जन्म जो था नेपाल के तनहु जिले में हुआ था और 13 जुलाई 1813 को इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने दादाजी से शुरू में संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे संस्कृत में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वाराणसी चले गए। नेपाली भाषा में रामायण का अनुवाद नेपाली साहित्य में सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक था और इसने दुनिया भर में नेपाली भाषा समुदाय के लिए रामायण को समझा। ये सारी चीज़ें हैं, इस कारण जो है यह भानु जयंती मनाई जाती है। आप देख सकते हैं इन चित्र में ये रामायण ही हाथ में लिए हुए हैं, तो इस कारण इनका जयंती मनाया जाता है। वो हर साल 13 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने फसलों की ऑनलाइन पंजीकरण ई क्रॉपिंग की शुरुआत की है? क्या ये मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने अभी इसे शुरू किया है। क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो राज्य का जो एक रायथू भरोसा केंद्र है उसमें फसलों की मैपिंग के लिए एक व्यापक अभ्यास आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है और इससे क्या होगा, राज्य सरकार को फसल की योजना से लेकर ई मार्केटिंग तक की तैयारी में मदद मिलेगी। कुछ और देखें तो इलेक्ट्रॉनिक फसल पंजीकरण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे या आपूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन पंजीकरण के इस डेटा से राज्य सरकार योजनाओं और पहलों में मदद मिलेगी, जैसे कि ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, फसल बीमा उपलब्ध कराना, रायथू भरोसा उपलब्ध कराना या एमएसपी जिसको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इन सारी चीज़ों में इस ई क्रॉपिंग जो कि ऑनलाइन पंजीकरण है इससे मदद मिलेगी। तो इसलिए शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ई क्रॉपिंग ऑनलाइन पंजीकरण। चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है, भारत मानव रहित हवाई वाहन रावेन किस देश से ले रहा है? क्या ये इजराइल से, अमेरिका से, रूस से या जापान से? सही उत्तर है दोस्तों रावेन जो है वो अमेरिका से लिया जा रहा है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसे कि DAC कहते हैं ने अमेरिका से रावेन तथा इजराइल से स्पाइक फायरफ्लाई लेने का फैसला किया है। तो आप देख सकते हैं जो ये जो फोटोज में दिख रहा है आपको, तो इसी का नाम है रावेन, ठीक है। और ये मानव रहित हवाई वाहन है। अब जानते हैं हम लोग इस रावेन और स्पाइक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रावेन के बारे में। रावेन का नाम क्या है, पूरा नाम है इसका एरोवायरमेंट RQ-11 रावण।
अब ये एरोवायरमेंट क्या है, ये इसको बनाने वाली कंपनी है जो इसके आगे नाम इसका जुड़ गया है। तो ये RQ-11 रेवन एक रिमोट नियंत्रित मानव रहित हवाई वाहन है जिसे हाथ से लॉन्च किया जाता है। अगर आपने उड़ी मूवी देखी होगी तो जिस तरह से उस चील को जो है हाथ से उड़ाते हैं, उसी तरीके से इसे भी थोड़ी दूर ले जा कर के ज़ोर से हवा में उछाला जाता है तो यह हवा में उड़ने लगता है और उसके बाद इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। यह एरोवायरमेंट अमेरिकी कैलिफोर्निया स्थित रक्षा ठेकेदार द्वारा निर्मित है। थोड़ा इसका दूरी बता दें तो ये है कि ये 45 से 97 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की गति के साथ ज़मीनी स्तर से 500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और रेवन जो है 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अब हम लोग देखते हैं इजराइल से लिया गया स्पाइक फायरफ्लाई के बारे में। ये क्या है? स्पाइक फायरफ्लाई को इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित किया गया है। यह क्या है? सैनिक, यह ऐसा पोर्टेबल है कि इसे सैनिक अपने किट के भाग के रूप में जो है ले जा सकते हैं। साथ ही साथ स्पाइक फायर फ्लाई, जिसका फायर फ्लाई का हिंदी जुगनू हो जाता है, इसलिए यहाँ जुगनू लिख दिया गया है। तो स्पाइक फायर फ्लाई जो है एक एकल उपयोगकर्ता द्वारा संचालित करने के लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता के बिना एक मेज से संचालित किया जा सकता है। मतलब इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड व्हीकल या उस तरीके की चीज़ नहीं है, सिर्फ एक जो है मेज चाहिए और वहाँ से इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए कौशल की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मिसाइल दागने के लिए कौशल की आवश्यकता है, वैसा कुछ इसमें चाहिए नहीं। यह लक्ष्य को पहचानने और ट्रैक करने की क्षमता रखता है और एक अद्वितीय लहरबंद क्षमता भी है, जिससे ऑपरेटर क्या है, स्पाइक फायरफ्लाई को फायर भी कर सकता है और उसे वापस कमांड में सुरक्षित रूप में बुला सकता है। मतलब कि अगर इसे फायर भी कर दिया गया है तो ये फिर वापस भी इसे कमांड के तौर पर लाया जा सकता है। और स्पाइक फायरफ्लाई का वज़न जो है वो महज 300 ग्राम है। तो ये हम लोगों ने पूरी जानकारी ली किसके बारे में, रावेन और स्पाइक फायरफ्लाई के बारे में। रावेन अमेरिका से लिया जा रहा है, वहीं स्पाइक फायरफ्लाई जो है इजराइल से लिया जा रहा है। तो दोनों में से कोई भी सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान चलाया है? क्या ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? सही उत्तर है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने अभी रोको टोको अभियान चलाया है। क्यों चलाया है? तो बस वही कोविड-19 की इस महामारी में जो है, कोविड-19 की इस महामारी के लिए मध्य प्रदेश ने अभी यह अभियान चलाया है। और मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में कैंपेन चलाया है रोको टोको, इसलिए चलाया है ताकि उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, मास्क नहीं तो खैर नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया है, रोको टोको अभियान अभी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। चलते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में विश्व में कोविड-19 वैक्सीन का मानव पर परीक्षण पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? क्या भारत है, अमेरिका है, रूस है या चीन है? सही उत्तर है दोस्तों, अभी रूस है जो कि पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन का मानव पर परीक्षण जो है पूरा किया है। आइए और देखते हैं। तो रूस के गैमली इंस्टीट्यूट जो है, गैमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन ने मानव नैदानिक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। स्वयंसेवकों पर प्रशिक्षण सेचनेव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। तो रूस जो है पहला देश बन गया है। भारत भी अभी जो है कोवैक्सीन नाम के दवाई का जो स्वदेशी है उस पर अभी मानव नैदानिक परीक्षणों की जो है अनुमति मिल गई है और वो इसके लिए अभी कार्य कर रहा है। आइए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने भारत के किस राज्य में अपना राइफल कारखाना लगाने की घोषणा की है? क्या छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है या बिहार है?
सही उत्तर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है वह अपना कारखाना लगाएगी और राइफल्स को वहीं पर बनाया जाएगा। क्या है इसमें, तो IWI जो कि इजरायली वेपन इंडस्ट्री का शॉर्ट नेम है, वो ARAD एंड कार्मेल राइफल टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडियाज मध्य प्रदेश बाय PLR प्रिसाइज लिथल रिलायबल जो है इसके लिए, इसके तहत जो है वो बनाएगी। और ये जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में भी अगर पूछा जाए तो ये बीना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जहाँ इसको लिया गया है और वहीं पर इसका सेटअप किया जाएगा। चलिए देखते हैं 7वां सवाल, हाल ही में किसने नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑफ CAPF को लॉन्च किया है। मतलब CAPF जो है वो नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव करेगी। तो क्या ये प्रकाश जावड़ेकर है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है या नितिन गडकरी है? किसने इस अभियान को, नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव को लॉन्च किया है? सही उत्तर है दोस्तों, अमित शाह ने अभी इसे लॉन्च किया है। आइए देखते हैं 8वां सवाल, हाल ही में एंड्रेस डूडा ने किस देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला है? क्या इंडोनेशिया, जर्मनी, पोलैंड या स्वीडन? तो सही उत्तर है दोस्तों, पोलैंड का जो है प्रधानमंत्री अभी एंड्रेस डूडा बने हैं। वहाँ पर हाल ही में इलेक्शन कंडक्ट किया गया जिसमें कि बहुत ही कम अंतराल से ये जीते हैं, लेकिन अभी ये पोलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है एंड्रेस डूडा। आते हैं अब 9वें सवाल पर, हाल ही में क्वालकॉम ने किस भारतीय कंपनी में निवेश किया है? क्वालकॉम जो है अमेरिकी बेस्ड कंपनी है, इसने अभी भारत में किस भारतीय कंपनी में जो है निवेश किया है? क्या इन्फोसिस में, TCS में, एयरटेल में या जियो में? सही उत्तर है दोस्तों, इसने जियो में अभी जो है निवेश किया है। कितना निवेश किया है, तो यूनाइटेड स्टेट स्थित मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्वालकॉम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ का निवेश किया है। ठीक है, 730 करोड़ रुपए का निवेश जियो प्लेटफॉर्म में क्वालकॉम के लिए इक्विटी साझेदारी कितनी हो जाएगी? 0.15%। आपको बता दें कि विगत 22 अप्रैल से लेकर के अभी तक जो है जियो में जो है क्या है 22 अप्रैल 2020 से 12 सप्ताह के मामले में जियो प्लेटफॉर्म में 13 विदेशी निवेश आए हैं। 13 विदेशी निवेश इसमें आए हैं, जिसमें कि यह 12वां विदेशी निवेशक है, क्योंकि सिल्वर लेक जो है नाम की कंपनी, उसने 2 बार निवेश किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जियो में अभी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मिल रहा है, और जियो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वह अपने कर्ज को जो है, जितने भी लोन्स हैं उसको चुका सके और कर्ज मुक्त हो सके। तो इसलिए इस तरह का निवेश के लिए प्लेटफॉर्म खोला गया है, और अभी तक जो है 13वां विदेशी निवेश यह हो चुका है, और 12 कंपनियां इसमें निवेश कर सकी हैं। क्वालकॉम भी उसमें एक शामिल है। चलते हैं आज के वीडियो के अंतिम सवाल पर, हाल ही में अमेरिका की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? क्या ये श्रियांग चामलिंग है, प्रियोगा सैफ हैं, जेजी मैडलिन स्वीगल है या प्रेटोरिया गैरी है? सही उत्तर है दोस्तों, जेजी मैडलिन स्वीगल जो हैं वो अभी अमेरिका की पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई हैं, वो भी अमेरिकी नौसेना में। तो ये देखा हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण सवाल। अब देखेंगे, आपसे कल पूछा गया था सवाल कि असीम डिजिटल पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर कौशल विकास मंत्रालय है। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, कुछ लोगों ने डिटेल में दिया। आप फिर से कहूँगा कि आज के सवाल को जो है आप डिटेल में एक्सप्लेन करें, ताकि आपको सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर क्लियर हो जाए। देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल आपके लिए है, हाल ही में किसने CII ICT सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? क्या भेल, HEL, NTPC या PFC? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।